नमस्कार साथियों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने इस जियो दृष्टि यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब ज्योग्राफी का जीआईसी और पीजीटी टीजीटी बैच के लिए एक प्रैक्टिस सेशन चालू किए थे और इस प्रैक्टिस सेशन में आज का हमारा जो ये तीसरा सेट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट, हम तीसरी क्लास जिसको कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें। साथियों, आप में मैंने आप लोगों से हर क्लास में बोला, पिछली 2 क्लास जो मैंने ली प्रैक्टिस सेट की और उसमें जो क्वेश्चन उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, उस प्रत्येक क्लास से मैंने आप सभी से कहा था कि अगर इसमें जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसा आपको लग रहा है या आप कैसे और क्वेश्चन चाह रहे हैं, इनके बारे में आप हमें सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। तो चलिए चलते हैं, हम आज अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसा है और आप सब कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। कमेंट में जरूर बताया करिए कि आज के सेशन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। हालांकि क्वेश्चन हम ज्यादा लेकर आते नहीं, क्वेश्चन को हम कम ही करते हैं, कम ही क्वेश्चन रखते हैं अपने सेशन में। कारण क्या है कि मैं पूरा उसका जो है ना, जितने ऑप्शन होते हैं सभी ऑप्शनों की क्या करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। तो अगर क्वेश्चन ज्यादा रख लूंगा तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो यही वजह है कि हम क्वेश्चन को कम रखते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो चारों ऑप्शन की मैं व्याख्या करता हूँ उससे आपके ना कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आप अपना पहला प्रश्न और इसका उत्तर बताइए। तो स्क्रीन पे आपके पहला प्रश्न दिख रहा है, लिखा है निम्नलिखित में कौन पवन की दिशा से संबंधित नहीं है। अब मैं पवन की दिशा से लेकर आपको ना दोनों तीनों क्लासों में लगातार पवन की दिशा से लेकर मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूं और इन पे जो है विस्तार से चर्चा किया है, मैंने समझाया भी है, एक एक सिद्धांत को समझाया है, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाया गया आप लोगों को। तो चलिए इसमें आप उत्तर दीजिए कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो पवन की दिशा से संबंधित नहीं है। पहला है बाइस बेलेट का सिद्धांत, दूसरा है फेरल का सिद्धांत, तीसरा हो जाएगा आपका जेम्स ब्रैडली का सिद्धांत और हेडली का सिद्धांत। ये आपको मैंने समझाया है कि बायस और बेलेट का नियम ये भी पवन से संबंधित है। फेरल का नियम तो आप सबको पता ही है कि पवन से संबंधित है। और हेडली का सिद्धांत यानी कि जिसको हम हेडली सेल बोलते हैं, हेडली सेल भी आपके किससे संबंधित है, पवन से। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प हो जाएगा सी, जेम्स ब्रैडली जो है ये कोई सिद्धांत हमारे पवन से संबंधित नहीं है। जेम्स ब्रैडली जैसा कोई सिद्धांत हमारे पवन से संबंधित नहीं है। बाकी बाइस बेलेट है, ये आपको पता है कि बाइस बेलेट क्या कहते हैं कि अगर हम हवा की दिशा में पीठ करके खड़े होते हैं तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में बाएं हाथ पे लो प्रेशर और दाहिने हाथ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। फेरल क्या कहते हैं कि हवाएं अपने मूल दिशा से क्या करती हैं, दाएं और बाएं क्या होती हैं, मूव करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं। और ये हेडली सिद्धांत क्या कहता है कि इन्होंने सबसे पहली बार एक पवन संचरण का सर्कुलेशन का अध्ययन किया था। जो हवाएं हमारे भूमध्य रेखा से गर्म होकर हल्की होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं और पुनः यह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर क्या होती हैं, वो ठंडी होकर वहीं से पुनः हुआ नीचे बैठती हैं। तो ये सेल का अध्ययन जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था, हेडली। तो ये सारे के सारे किससे संबंधित है, पवन से। तो आपका यही वाला नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वर्ष का सबसे ज्यादा सूर्यातप मार्च 21 और सितंबर 23 को प्राप्त करता है। मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सर्वाधिक सूर्यातप की प्राप्ति कहाँ होती है। कर्क रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, मकर रेखा पर होती है या इन तीनों पर होती है। और ये आपके देखिए जीआईसी 2017 में पूछा हुआ है, जीआईसी प्रवक्ता 2017 का क्वेश्चन था। तो आप सबको पता है साथियों कि सूर्य जो है हमारे कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य में पूरे वर्ष भर क्या करता है, संचरण करता रहता है। मतलब वो कर्क से भूमध्य, भूमध्य से क्या, मकर। तो इन बीच में 2 तारीख ऐसी आती है, एक 21 मार्च की और एक 23 सितंबर की। इन दोनों डेट्स पर क्या होता है कि हमारा सूर्य सीधा लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ता है। इसी वजह से 21 मार्च को हम बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को हम क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। तो लंबवत सूर्य की किरण इस दोनों तारीख को जो है बसंत विषुव और शरद विषुव पर, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ होती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और यही वजह है कि पूरे धरातल पर, पूरे पृथ्वी पर इन 2 तारीखों को क्या होता है, दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। तो इसमें से आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक सूर्यातप की प्राप्ति कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा लंबवत पड़ती हैं और अगर हम मकर की बात कर लें तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं। और यहीं अगर हम भूमध्य रेखा की बात कर लें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं हमारी भूमध्य रेखा पर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट, या ये मग्न तट की बात कर रहा है कि सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट
मतलब कहाँ पाया जाता है, किस महासागर की बात कर रहा है कि सबसे चौड़े महाद्वीपीय मगरतट यहाँ पे कहाँ मिलते हैं, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। साथियों हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये महाद्वीपीय मगरतट तट जो होता है इसका ये सकरा होगा, चौड़ा होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके तटवर्ती जो स्थल खंड है उस पर। कहने का मतलब ये कोई मतलब जैसे मान लीजिए महासागर है, आपका अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर से जो तट लगा हुआ है, आप अफ्रीका का ले लें, अमेरिका का ले लें, ठीक, उस तट से निर्भर करता है कि महाद्वीपीय मग्न तट कैसा होगा, संकीर्ण होगा या चौड़ा होगा। तो अगर तट के आसपास यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट जो हमारा महाद्वीप है उसके किनारे पर या समुद्र के तट के आसपास जो है कोई पर्वत है तो हमारा जो मग्न तट है वो सकरा हो जाएगा, वो चौड़ा नहीं होगा। अगर पर्वत नहीं है, ऐसे सपाट है, मैदानी क्षेत्र है, तो हमारा क्या होगा, मग्न तट वाला क्षेत्र ज्यादा चौड़ा होगा। ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस महासागर में सबसे ज्यादा चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के मग्न तट जो होते हैं वो सर्वाधिक चौड़े होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हरमट्टान पवन के बारे में पूछ रहा है कि जो हरमट्टान पवन एक स्थानीय पवन है, यह पूछ रहा है कि कहाँ प्रवाहित होती है, इटली में होती है, ग्रीनलैंड में होती है, मध्य अफ्रीका में होती है या फिर ब्राजील में होती है। तो दोस्तों आप सबको पता है हरमट्टान एक फेमस बहुत ही चर्चित पवन है, अक्सर इसके बारे में एग्जाम में पूछता रहता है, और इसी पवन को हम क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे जाना जाता है डॉक्टर पवन के नाम से, आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या पूरे के पूरे अफ्रीका के क्षेत्र में इसको हम डॉक्टर पवन कहते हैं या कोई विशेष क्षेत्र है जहां पर इसे हम डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब यह हवा उस स्थान पर पहुंचती है तो वहां उमस भरी जो गर्मी होती है, जो आर्द्र युक्त गर्मी चिपचिपाहट वाली होती है, उससे लोगों को राहत मिलती है इस हवा के पहुंचने से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं। और ये कहाँ चलती है, आपकी मध्य अफ्रीका में चलती है, मध्य अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में चलती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉक्टर विंड इसे कहाँ पे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसून की उत्पत्ति में, यहां मानसून से संबंधित क्वेश्चन है, तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना है। मतलब ये पूछ रहा है कि हमारे मानसून की उत्पत्ति के संबंध में तिब्बत के पठार को महत्वपूर्ण किसने माना है। बस सिंपल सा इतना ही है, बहुत ज्यादा इसमें समझने को नहीं है। कह रहा है कि जो तिब्बत का हमारा पठार है वो उसकी जो मतलब ये क्या तापीय प्रभाव, उसका जो गर्म होना, वो ज्यादा गर्म होता है, उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसने माना। तो आपको जो है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पता होने चाहिए। अगर इसमें आपको पता हो कि तापीय संकुचन सिद्धांत यानी कि तापीय सिद्धांत किसने दिया है मानसून की उत्पत्ति के संबंध में, तो आप सीधा बिना ये इसमें उलझे तिब्बत का पठार या तापीय प्रभाव इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको पता हो कि तापीय सिद्धांत किसने दिया मानसून की उत्पत्ति के संबंध में। तो साथियों आप सबको पता है कोटेश्वरम एवं फ्लोन, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या माना कि जो हमारा तिब्बत का पठार क्या होता है, गर्म होता है, जितना ज्यादा गर्म होता है उस एरिया में उतना ही लो प्रेशर क्रिएट होता है। और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि इधर दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं जिसको हम मानसूनी पवनें कहते हैं, ये तीव्रता के साथ हमारे भारत की तरफ क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं और हमारे यहाँ पे जो है मानसूनी वर्षा होती है। तो ये तिब्बत के उच्च पठार का गर्म होना, ये कोटेश्वरम और फ्लोन के अकॉर्डिंग ये सिद्धांत में इन्होंने दिया था। मतलब इसको हम मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछा है जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग क्या है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, हम आपको बता दें कि जो जेट स्ट्रीम होती है यह हमारे क्षोभ मंडल, ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली ये क्या है, पवन है, तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो पश्चिम से पूरब दिशा में चलती है। क्या आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि जेट स्ट्रीम की खोज पहली बार कब हुई थी, यानी कि कब पता चला कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जो है एक पवन की मोटी विशाल धारा के रूप में पवन चलती है जिसको हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। पूछा कि इसका औसतन वेग सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, मतलब जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी में या उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के ऊपर। तो यही आपका सही हो जाएगा कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर, मतलब 30 से 35 अक्षांश के ऊपर जो है हमारे जो ये जेट स्ट्रीम चलती है इसकी अधिकतम वेग होता है, इसका मतलब वेग जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतल पवन है, मतलब ये पूछ रहा है कौन सी पवन ठंडी है। आप सभी को पता है कि स्थानीय जो पवनें होती हैं उनका नेचर दो होता है,
अलग अलग, एक ठंडी होती है एक गर्म होती है। तो ये पूछा है कि इसमें से कुछ हवाएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी ठंडी हवा है। पहली जोंडा दे रखा है, दूसरी पैम्पेरो है, तीसरी सांता आना है और चौथी क्या है, यामो है। तो साथियों इसमें से जोंडा, सांता आना और यामो, अगर आप सबने पवन के बारे में अध्ययन किया है, स्थानीय पवन लोकल विंड को पढ़ा है, तो आप सबको पता होगा कि ये जोंडा, सांता आना और यामो ये तीनों गर्म पवन है, स्थानीय पवन है, लेकिन कैसी है, गर्म है। लेकिन वहीं पर अगर हम पैम्पेरो की बात कर लें तो पैम्पेरो अर्जेंटीना के क्षेत्र में चलने वाली, अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में चलने वाली क्या है, एक ठंडी हवा है। वहीं जोंडा की बात करते हैं तो जोंडा भी अर्जेंटीना में ही चलती है, अर्जेंटीना में ही चलती है, लेकिन यह कैसी हवा होती है, ये गर्म हो जाती है। और ये अर्जेंटीना की चलने वाली कैसी हवा है, ये वाली, ये चलती तो अर्जेंटीना में ही है लेकिन शीतल हवा है, यानी कि ठंडी हवा होती है। और वहीं अगर हम सांता आना की बात कर लें तो ये कैलिफोर्निया में चलती है, कैलिफोर्निया के क्षेत्र में प्रवाहित होती है सांता आना, और ये भी कैसी है, गर्म ही है। यामो की बात करते हैं तो जापान में, जापान के क्षेत्र की जो लोकल विंड है उसको हम यामो कहते हैं, और ये जापान में चलने वाली कैसी हवा है, गर्म हवा है। तो याद रखना पैम्पेरो, या इसमें शीतल की बात कर रहा है कि शीतल कौन सी हो जाएगी, तो पैम्पेरो होगी, कहाँ पे चलती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में चलती है, और कैसी हवा है, ठंडी हवा है। बाकी और जो तीनों है कहाँ पे चलती है ये भी मैंने बताया, और ये कैसी होती है, गर्म हवा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है अधिकतम ओजोन घनत्व, मतलब जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन लेयर, जब हम वायुमंडल पढ़ते हैं, हमारा जब जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है कि हमारा जो वायुमंडल है उसका एक होता है संगठन, एक होती है वायुमंडल की संरचना। और जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें हम वायुमंडल के ना विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो ताप के अकॉर्डिंग उनका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। तो हम उसमें पढ़ते हैं प्रमुखतः 4-5 मंडल पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और बाद में क्या पढ़ लेते हैं, हम बहिर्मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी में से जो है एक मंडल आता है समताप मंडल। उसी समताप मंडल में एक गैस पाई जाती है जिसको हम ओजोन गैस कहते हैं, और यह जीवन रक्षक गैस के नाम से जानी जाती है। उसका कारण क्या है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरण है, जिसको हम पराबैंगनी किरण बोलते हैं, ओजोन परत, ओजोन गैस उसको क्या कर लेती है, सोख लेती है, उसको ऑब्जर्व करती है, हमारे धरातल पर आने से उसे रोकती है। तो इसलिए यह हमारे लिए क्या हो जाती है, एक जीवन रक्षक गैस होती है। अब इसका पूछ रहा है कि इसका सर्वाधिक सांद्रण यानी कि इसका घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, या 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 50 से 65 किलो है, या फिर 12 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो साथियों सर्वाधिक अगर घनत्व की बात करें, सर्वाधिक सांद्रण इसका जो पाया जाता है 20 से 25 किलोमीटर। अगर इसमें भी हम एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो ये 22 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें ओजोन गैस की सर्वाधिक मोटी परत, सांद्रण सबसे ज्यादा मिलती है। और अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिले तो 20 से लेकर 25 के मध्य में आप कर सकते हैं कि 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सर्वाधिक क्या पाई जाती है, घनत्व पाया जाता है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है। ये पूछ रहा है महासागरीय नितल। आप सभी को पता है कि जब हम महासागर यानी कि समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं महासागरीय नितल या फिर महासागरीय के उच्चावच के बारे में, महासागरीय नितल का उच्चावच, ठीक ना। और उस नितल और उच्चावच में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम महाद्वीपीय मग्न तट पढ़ते हैं जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। फिर उसके बाद हम अध्ययन करते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल का, और ढाल जहां पर खत्म होता है वहीं पर क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ पॉइंट होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उभार, ठीक ना, कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं उसको। और उसके बाद जब हमारा अगला जो भाग आता है उसको हम कहते हैं प्लेन, यानी कि महासागरीय मैदान कहा जाता है। उसी महासागरीय मैदान में हम कटक का भी अध्ययन करते हैं, तो उसी महासागरीय मैदान में हमको आगे चलकर क्या मिलती है, ट्रेंचेस भी मिलती है, जो आप याद करते हैं सबसे गहरी खाई कौन सी है, किस महासागर में है। तो ये होते हैं हमारे महासागर के अंदर नितल में पाए जाने वाले उसके प्रमुख उच्चावच। तो इसी में से पूछा है कि किसका विस्तार सबसे ज्यादा होता है, क्या मग्न तट का होता है, या ढाल का होता है, या मैदान का होता है, या फिर गर्त का होता है, जो महासागर के नितल में पाए जाते हैं। तो आप सब इसका उत्तर हमें बताएं कि महासागरों के नितल में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है। तो साथियों हमारा जो ये गहन सागरीय मैदान होता है इसका विस्तार सर्वाधिक होता है, लगभग 70 से 75%। महासागरीय नितल के कुल क्षेत्रफल जो होता है उसका लगभग 70 से 75% एरिया पे क्या कवर करता है, आपका महासागरीय मैदान। और अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि मैदान का मतलब वो कितने गहराई पर मैदान पाया जाता है, तो 3000 से लेकर 6000, 3000 से 6000 किलोमीटर की गहराई पे जो है क्या पाया जाता है, गहन मैदान, यानी कि महासागरीय गहन मैदान 3000 से लेकर 6000 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। चलिए
आगे चलते हैं। मग्न तट और मग्न ढाल के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि मग्न तट क्या होता है कि जो हमारे महाद्वीप का वह भाग जो क्या है सागर में डूबा हुआ है उसको मग्न तट कहते हैं। और इसका जो ढाल अगर पूछे कि मग्न तट का जो ढाल होता है वो 1 डिग्री से लेकर लगभग 3 डिग्री के मध्य में होता है। ठीक, और इसकी गहराई मैंने कल आपको मतलब गहराई से संबंधित इसका क्वेश्चन आया था कल वाली क्लास में, तो मैंने उसमें बताया था कि मग्न तट की गहराई जो होती है वह अधिकतम 100 से 200 मीटर तक ही होती है, उसके बाद तट नहीं पाया जाता। फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल आता है। तो देखिए साथियों, जैसे ये वाला एरिया है, ठीक, अब यहीं अगर हम बात करें तो जो ये आपका हो जाएगा पूरा ये क्षेत्र जो है ये आपका महाद्वीप है, और यहीं ये सागरी जो भाग है ये पूरा सागर का जो विस्तार होता है इधर ये हमारा क्या है सागरी भाग है। तो महाद्वीप का वह भाग जो क्या है सागर में डूबा हुआ रहता है इसी को हम क्या कहते हैं मग्न तट कहते हैं। और इसकी जो ढाल है अगर डिग्री में देखा जाए तो 1 से 3 डिग्री के आसपास होता है। उसके बाद यहीं से जो शुरू होता है ये ऐसे जो ढाल नुमा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। और इसके ढाल की बात करें तो यह 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के आसपास होता है। 2 से 5 के मध्य महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। ये तट और ढाल के बीच का जो ये भाग होता है इसी को बोलते हैं हम क्या बोला जाता है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक बोलते हैं ये। और यहीं जहां ये हमारा ढाल खत्म होता है वहीं पर ऐसे थोड़ा सा उभार पाया जाता है जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक, अब जब हम इसके आगे चलते हैं और तो ये यहाँ से फिर हमारा क्या होता है ये गहन सागरी मैदान का विस्तार पाया जाता है जो मैंने आपको यहाँ बताया कि लगभग 3000 से 6000 मीटर की गहराई में ये पाया जाता है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। अभी ये कुछ मंडल दे रखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुल 5 मंडल है, क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है और उसके बाद आपका आयन मंडल और बाह्य मंडल होता है। तो उसमें से ये पूछ रहा है कि जो मानव की समस्त घटनाएं हैं जैसे वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, बिजली चमकना, बादल बनना, हवा का चलना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये सब घटनाएं किसमें होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल का अन्य क्या क्या नाम होता है, एक इसे हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को ही हम क्या नाम से जानते हैं परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को हम विक्षोभ मंडल कहते हैं और इसी क्षोभ मंडल को ही हम क्या नाम देते हैं संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल के अन्य कई नाम हैं। आपको परिवर्तन मंडल पूछ सकता है, आपसे विक्षोभ मंडल पूछ सकता है या आपसे क्या कह सकता है संवहन मंडल भी दे सकता है क्षोभ मंडल के स्थान पर। और अंग्रेजी में तो आप सभी को पता है क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसको कहा जाता है। तो अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कह देते हैं और इनके अन्य नाम आप देख लीजिएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पार्थिव उष्मा। देखो ये पार्थिव उष्मा की बात कर रहा है। पार्थिव उष्मा विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए ये आपके पूछा है जीआईसी 2021 में। जीआईसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पार्थिव उष्मा के सर्वाधिक विकिरण के कारण पृथ्वी का जो है ना विकिरण खिड़की किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए विकिरण किसे कहते हैं। जब हम उष्मा का ह्रास जो बिना किसी माध्यम से होता है उसी को हम क्या कहते हैं विकिरण कहते हैं। तो ये विकिरण जो है हमारे धरातल से भी होता है जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। जो पार्थिव विकिरण होता है आपको पता है कि आपका जो वायुमंडल है वह सर्वाधिक गर्म सौरिक विकिरण से ना होकर किससे होता है पार्थिव विकिरण से ही होता है। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वायुमंडल सौरिक विकिरण से मात्र कितना % गर्म होता है, मतलब कितने % सूर्य की ऊर्जा से वह सौरिक ऊर्जा हमारे वायुमंडल को प्राप्त होती है और बाकी हमारे पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा कि पार्थिव उष्मा विकिरण के कारण निम्न में से पृथ्वी को विकिरण खिड़की किसे कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि पार्थिव विकिरण का मतलब क्या है कि जो सूर्य से मतलब सूर्य तप धरती को प्राप्त होता है, हमारे धरातल को प्राप्त होता है। जब दिन में जो सूर्य तप को प्राप्त कर कर पृथ्वी क्या करती है पूरा गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद क्या होता है कि जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है, तो पृथ्वी उसी ऊष्मा को पुनः क्या करती है वापस अंतरिक्ष और वायुमंडल में भेजना शुरू करती है
और ये जो पृथ्वी से विकिरण होता है, यह दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, यानी कि हमारा जो पार्थिव विकिरण है, यह कैसे होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। अब क्या है कि जो हमारे धरातल से हो रहा है, तो हमारे धरातल से विकिरण होता है, तो ऊपर जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं, जलवाष्प है, तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो इन दीर्घ तरंगों को क्या कर लेती है, रोक लेती है, मतलब उनको वापस अंतरिक्ष तक नहीं जाने देती, उनको उनकी ज्यादा मात्रा हमारे वायुमंडल में ही क्या होती है, रुक जाती है, और जिससे हमारे धरातल का क्या है, औसत टेम्परेचर, औसत तापमान हमेशा बराबर बना रहता है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, वायुमंडल विरल होता जाता है, गैसों की मात्रा कम होती जाती है, जलवाष्प कम होता जाता है। तो ऊपर वाले एरिया में क्या होता है, जैसे जो पर्वत होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, उसकी जो ऊपरी वाली हिस्सा है, दिन में तो सूर्य के प्रकाश से वो गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रात्र होगी ना, वो जैसे अपना पार्थिव विकिरण करना शुरू करता है, तो उसको ऊपर रोकने के लिए कोई गैस नहीं होती है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर क्या होती है कि वहां पे सभी गैस और जलवाष्प क्या होते हैं, वो विरल हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। और यही वजह है कि उस एरिया की जितनी भी उष्मा थी, जिसको सूर्य दिन में उसने ग्रहण किया था, रात्रि में वो उसको क्या कर देती है, अंतरिक्ष में रिटर्न कर देती है पार्थिव विकिरण के रूप में, यानी कि सारी की सारी उष्मा चली जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि हमारा जो पर्वत है, जो पहाड़ है, वो एक विकिरण खिड़की के रूप में काम करता है। मतलब दिन में उष्मा तो आती है, लेकिन रात में पूरी खिड़की खुली रहती है, वो क्या होती है, सब उष्मा कहाँ चली जाती है, अंतरिक्ष में। कारण क्या है कि ऊपर हमारा वायुमंडल बिल्कुल विरल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि विकिरण खिड़की किसे कहते हैं। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो होती हैं, या जो पर्वत के क्षेत्र होते हैं, उन्हें विकिरण खिड़की कहते हैं। क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है महासागरीय जल में लवणता घटती है, मतलब ये लवणता की बात कर रही है कि लवणता कब बढ़ेगी कब घटेगी, तो यहाँ बात कर रहा है कि लवणता कब घटती है। ऑप्शन दे रखा है वाष्पीकरण अधिक होगा, तो जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो जाहिर सी बात है लवणता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वाष्पीकरण अगर ज्यादा हो रहा है तो लवणता क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा दे रहा है हवा का वेग अधिक होना, भारी वर्षा होना, आर्द्रता अधिक होना। तो आप सबको पता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में जब भारी वर्षा होती है, वर्षा स्वच्छ जल होता है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, लवणता की मात्रा कम हो जाती है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक, यहाँ देखो पूछा प्राथमिक कारक में शामिल नहीं है, किसको, महासागर की धाराओं को। तो यानी कि कौन से ऐसे कारक है जो महासागरों में चलने वाली धारा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये पूछा है कि इसमें से कौन से नहीं है। तो हमारा कोरियालिस बल, कोरियालिस बल हमारे हवा और धारा दोनों को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण, ये भी हमारी धाराओं को प्रभावित करता है। पवन, हवा जो चलती है सागरों के ऊपर से, ये भी हमारी धारा को क्या करती है, सागर में चलने वाली धारा को प्रभावित करती है। लेकिन जो महासागर तल की स्थलाकृतियां हैं, ये प्राथमिक कारक में नहीं सम्मिलित होती हैं। ये तीनों के तीनों किसमें शामिल होते हैं, धारा को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक में शामिल किए जाते हैं। किंतु ये जो महासागर तल की स्थलाकृतियां हैं, जो नितल में स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, ये हमारी धाराओं को प्रभावित करने वाली प्राथमिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सार गैसों की विशेषता पूछ रहा है कि सार गैसों अत्यंत ठंडा जल होता है, विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो सार गैसों है, ये क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, एक प्रकार की घास है, जो हमारे उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास पाई जाती है। यह एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की क्या हो जाएगी, समुद्री वनस्पति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसतही महासागरीय संचलन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। उपसतही महासागरीय संचलन मतलब यही जो महासागर के सतह का जो जल होता है, उसके संचलन की बात कर रहा है। उपसतही महासागरीय संचलन किसके द्वारा प्रभावित होता है, केवल तापमान से होता है, केवल लवणता से होता है, नहीं, इन दोनों से होता है। तापमान से भी प्रभावित होता है और लवणता से भी प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं तापमान और लवणता दोनों से क्या होता है कि महासागर के जो उपसतही जल है, उपसतही संचलन है, वो दोनों से प्रभावित होते हैं, टेम्परेचर से भी और लवणता से भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद, ये देखिए द्वैतवाद निम्न में से किसमें है। ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल में है, आर्थिक एवं संसाधन में है, नहीं, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में है, नहीं। तो हो जाएगा द्वैतवाद की संकल्पना, द्वैतवाद कहाँ पाया जाएगा, आपका प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में। द्वैतवाद जो है प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल में है। अब आप हमें कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि द्वैतवाद किसने दिया था, द्वैतवाद की संकल्पना किसने दी थी। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे चलते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है मुझे लगता है, द्वैतवाद वाला। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे आ जाते हैं हम।
निम्नलिखित देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके पीजीटी में, जीआईसी में पूछे जाते हैं। विश्व के देश दे देगा, उसमें स्थलबद्ध देश का पूछेगा, या फिर पूछेगा कौन से ऐसे देश हैं जो कहाँ से लगे हुए हैं, सागर से लगे हैं या नहीं लगे हैं, या पूछ लेगा राजधानी। फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, याद करिएगा, इन सब टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। पीजीटी जीआईसी में जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि विश्व के जो देश हैं, अपने भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विश्व की बात कर रहा हूं, विश्व के जो देश है ना, ऐसे दे देगा और पूछ लेगा कौन सा स्थल से घिरा हुआ है या फिर कौन सा स्थल से घिरा हुआ नहीं है। तो खास करके आप लोग दक्षिण अमेरिका के देशों को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि और अफ्रीका के देशों को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के ज्यादा देश जो होते हैं, कुछ देश साइड से लगे हुए, दोनों तरफ इनके महासागर होता है, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, स्थलबद्ध होते हैं, अंदर होते हैं, जिनकी सीमा सागरों से नहीं लगती है। तो आप इसे देख लीजिएगा। इसमें आपका बोत्सवाना है, नाइजर है, चाड है और अंगोला है। तो कह रहा है कि कौन सा स्थल से घिरा हुआ नहीं है, तो हमारा बोत्सवाना स्थल से घिरा है, नाइजर भी स्थल से घिरा है, चाड भी स्थल से घिरा है। लेकिन जो ये अंगोला है, अंगोला जो है यह स्थलबद्ध नहीं है, बल्कि यह अटलांटिक महासागर की सीमा को टच करता है, मतलब अटलांटिक महासागर इससे लगी हुई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अंगोला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है? तो आप सबको पता है लाल मृत्तिका है, सबसे ज्यादा गहराई वाले भाग में कौन सी पाई जाती है, लाल मृत्तिका। सबसे गहरे क्षेत्र में सागर में अगर देखा जाए कौन सा निक्षेप होगा, तो वो आपकी पाई जाएगी लाल मृत्तिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सुंडा गर्त की बात कर रहा है, सुंडा खाई कहाँ पर स्थित है, और ये पीजीटी 2013 में पूछ लिया गया था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ले लिया है। तो आप सबको पता है कि सुंडा गर्त कहाँ पे होती है, ये आपके हिंद महासागर में है, इंडोनेशिया के पास में एक सुंडा द्वीप है इंडोनेशिया का, वहीं पर पाई जाती है सुंडा गर्त। तो आप याद रखिएगा, गर्त को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और विशेष करके जो है आपके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इन तीनों की जो गर्त है उनके बारे में देखिएगा। हिंद में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं, एक सुंडा है, फेमस है, जावा उसी को बोलते हैं, जावा गर्त भी कहते हैं। बाकी अटलांटिक की और प्रशांत की गर्त आप देख लीजिएगा, या फिर किसी दिन हम प्रैक्टिस सेट में सभी गर्तों को ही करा देंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। तो साथियों आज के दिन में मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया था, तो आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा और आप सबके क्वेश्चन कितने ज्यादा सही हो रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। मैं लेवल बिल्कुल पीजीटी और जीआईसी टीजीटी के स्तर पे ही ले रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहुत और भी टफ बनाया जा सकते हैं, और भी इसको जटिल किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि हाँ देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इतने कठिन होते हैं, आपको नहीं आ रहा है, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल लेवल वही है, सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपके पीजीटी और जीआईसी में पूछा जाता है। तो साथियों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा और आपने कितना सही किया, और मिलते हैं हम आपकी अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।